लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 29। अबुल वफा बोले, आपकी पाक नफसी दिलों पर ख्वामखा असर डालती है। क्यों, आपके यहाँ कुछ सोजनकारी के बेलबूटे के काम तो होते ही होंगे। मेरे एक दोस्त ने सोजनकारी की कई दर्जन चादरों की फरमाइश लिख भेजी है। हालांकि शहर में कई जगह यह काम होता है, लेकिन मैंने यह ख्याल किया कि आश्रम को प्राइवेट काम करने वालों पर तरजीह होनी चाहिए। आपके यहाँ कुछ नमूने मौजूद हों तो दिखाने की तकलीफ कीजिए। विठलदास बोले, मेरे यहाँ ये सब काम नहीं होते। अबुल वफा ने कहा, मगर होने की ज़रूरत है। आप दरियाफ्त कीजिए, कुछ मस्तूरात ज़रूर यह काम जानते होंगे। हमें ऐसी कोई उजलत नहीं है, फिर हाजिर होंगे। 1 2 4 10 बार आने में हमको इनकार नहीं है। आप अपना सब कुछ निसार कर सकते हैं, तो क्या मुझसे इतना भी ना होगा। मैं इन मामलों में कौमी तफरीक मुनासिब नहीं समझता। विठलदास ने कहा, मैं इस मेहरबानी के लिए आपका मशकूर हूँ, लेकिन कमेटी ने यह फैसला कर लिया है कि यहाँ इस किस्म का कोई काम न कराया जाएगा। इस वजह से मजबूर हूँ। यह कहकर विठलदास उठ खड़े हुए। अब दोनों सज्जनों को लौट जाने के सिवा और कोई उपाय न सूझा। मन में विठलदास को गालियां देते हुए फिटन पर सवार हो गए, लेकिन अभी फिटन की आवाज़ कान में आ रही थी कि सेठ चमनलाल की मोटरसाइकिल आ पहुंची। सेठ जी शान से उतरे, विठलदास से हाथ मिलाए और बोले, क्यों बाबू साहब, नाटक के विषय में आपने क्या राय की। शकुंतला नाटक भरथरी का सबसे उत्तम ग्रंथ है। इसे अंग्रेज बहुत पसंद करते हैं। ज़रूर खेलिए, कुछ पार्ट याद कराएं हो तो मैं भी सुनूं। कभी कभी कठिनता से हमको ऐसा चालें सूझ जाती हैं जो सोचने के ध्यान में नहीं आती। विठलदास ने सोचा था कि इन सेठ जी से कैसे पिंड छुड़ाऊं, लेकिन कोई उपाय न सूझा। इस समय अकस्मात उन्हें एक बात सूझ गई। बोले, जी नहीं, इस नाटक के खेलने की सलाह नहीं हुई। मैंने इस मामले में बड़े साहब से राय ली थी, उन्होंने मना कर दिया। समझ में नहीं आता कि यह लोग पॉलिटिक्स का क्या अर्थ लगाते हैं। आज बातों ही बातों में मैंने बड़े साहब से आश्रम के लिए कुछ वार्षिक सहायता की प्रार्थना की, तो क्या बोले कि मैं पॉलिटिकल कार्यों में सहायता नहीं दे सकता। मैं उनकी बात सुनकर चकित हो गया। पूछा, आप आश्रम को किस विचार से पॉलिटिकल संस्था समझते हैं। इसका केवल यह उत्तर दिया कि मैं इसका उत्तर नहीं देना चाहता। चमनलाल के मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। बोले, तो साहब ने आश्रम को भी पॉलिटिकल समझ लिया है। विठलदास बोले, जी हाँ, साफ कह दिया। चमनलाल तो क्यों महाशय, जब उनका यह विचार है तो यहाँ आने जाने वालों की देखभाल भी अवश्य होती होगी। विठलदास ने कहा, जी हाँ, और क्या, लेकिन इससे क्या होता है। जिन्हें जाति से प्रेम है वे इन बातों से कब डरते हैं। चमनलाल जी ने कहा, जी नहीं, मैं इन जाति प्रेमियों में नहीं। अगर मुझे मालूम हो जाए कि यह लोग रामलीला को पॉलिटिकल समझते हैं तो उसे भी बंद कर दूं। पॉलिटिकल के नाम से मेरा रोंवा थरथराने लगता है। आप मेरे घर में दिखाइए, भगवद गीता की एक कॉपी भी नहीं है। मैंने अपने आदमियों को कड़ी ताकीद कर दी है कि बाजार से चीज़ें पत्ते में लाया करें। मैं रद्दी समाचार पत्रों की पुड़िया तक घर में नहीं आने देता। महाराणा प्रताप की एक पुरानी तस्वीर कमरे में थी, उसे मैंने उतार कर संदूक में बंद कर दिया है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहकर वह तोंद संभालते हुए मोटर की ओर लपके। विठलदास मन में खूब हंसे। अच्छी चाल सूझी, लेकिन इसका बिल्कुल विचार न किया कि झूठ कितना बोलना पड़ा और इससे आत्मा का कितना ह्रास हुआ। यह सेवा धर्म का पुतला निज के व्यवहार में झूठ और चालबाजी से कौमों
चमकता था, लेकिन जातीय कार्यों में अवसर पड़ने पर उसकी सहायता लेने में संकोच न करता था। चिम्मनलाल के जाने के बाद विट्ठलदास ने चंदे का रजिस्टर उठाया और चंदा वसूल करने को उठे, लेकिन कमरे से बाहर भी न निकले थे कि सेठ बलभद्र दास की बैलगाड़ी पर आते देखा। क्रोध से शरीर जल उठा, रजिस्टर पटक दिया और लड़ने पर उतारू हो गए। बलभद्र दास ने आगे बढ़कर कहा, कहिए महाशय, कल मैंने जो पौधे भेजे थे भाई आपने लगवा दिए या नहीं? जरा मैं देखना चाहता हूँ, कहिए तो अपना माली भेज दो। विट्ठलदास ने उदासीन भाव से कहा, जी नहीं, आपको माली भेजने की आवश्यकता नहीं और ना वह पौधे यहाँ लग सकते हैं। बलभद्र दास ने कहा, क्यों नहीं सकते? मेरा माली आकर यह सब ठीक कर देगा। आज ही लगवा लीजिएगा, नहीं तो मैं सब सूख जाएंगे। विट्ठलदास ने कहा, सूख जाए चाहे रहें, पर वह यहाँ नहीं लग सकते। बलभद्र बोले, नहीं लगाने थे तो पहले ही कह दिया होता, मैंने सहारनपुर से मंगवाए थे। विट्ठलदास ने कहा, बरामदे में पड़े हैं, उठवा ले जाइए। सेठ बलभद्र दास अभिमानी स्वभाव के मनुष्य थे, यों वे शील और विनय के पुतले थे, लेकिन जरा किसी ने अकड़ कर बात की, जरा भी निगाह बदली की वे आग हो जाते थे। अत्यंत निर्भीक राजनीतिक कुशल पुरुष थे। इन गुणों के कारण जनता उन पर जान देती थी। उसे उन पर पूरा विश्वास था। उसे निश्चय था कि न्याय और सत्य के विषय में ये कभी कदम पीछे न उठाएंगे। अपने स्वार्थ और सम्मान के लिए जनता का अहित न सोचेंगे। डॉक्टर श्यामा शरण पर जनता का यह विश्वास न था। जनता की दृष्टि में विद्या, बुद्धि और प्रतिभा का उतना मूल्य नहीं होता जितना चरित्र बल का। विट्ठलदास की यह रूखी बातें सुनकर बलभद्र दास के तेवरों पर बल पड़ गए। तनकर बोले, आज आप इतने अनमने क्यों हो रहे हैं? मुझे मीठी बातें करने का ढंग नहीं। वह बोले, मीठी बातें न कीजिए, लेकिन लाठी तो ना मारिए। मुनि बोले, मैं अपने शिष्टाचार का पाठ नहीं पढ़ना चाहता। और वह बोले, आप जानते हैं मैं भी प्रबंधकारिणी सभा का मेंबर हूँ। विट्ठलदास ने कहा, जी हाँ जानता हूँ। सेठ बलभद्र दास ने कहा, चाहता तो प्रधान होता। विट्ठलदास बोले, जानता हूँ। बलभद्र दास ने फिर कहा, मेरी सहायता किसी से कम नहीं है। विट्ठलदास फिर बोले, इन पुरानी बातों की याद दिलाने की क्या ज़रूरत है? वह बोले, चाहूँ तो आज सबको मिटा दूँ। विट्ठलदास ने कहा, असंभव। सेठ बलभद्र दास बोले, सभा के सब मेंबर मेरे इशारे पर नाच सकते हैं। विट्ठलदास ने फिर कहा, असंभव, एक दिन में इसका कहीं पता न चलेगा। विट्ठलदास ने फिर बोला, असंभव। आप किस घमंड में भूले हुए हैं? ईश्वर के भरोसे पर। सेठ जी बोले, आश्रम की ओर कुपित नेत्रों से ताकते हुए बैलगाड़ी पर सवार हो गए, लेकिन विट्ठलदास पर उनकी धमकियों का कुछ असर न हुआ। उन्हें निश्चय था कि ये सभा के मेंबर से आश्रम के विषय में कुछ ना कहेंगे। उनका अभिमान उन्हें इतना नीचे ना गिरने देगा। संभव है इस झेप को मिटाने के लिए मेंबरों से आश्रम की प्रशंसा करें, लेकिन यह आग कभी न कभी भड़केगी अवश्य, इसमें संदेह नहीं था। अभिमान अपने अपमान को नहीं भूलता। इसकी शंका होने पर भी विट्ठलदास को वह शोभ नहीं था जो किसी झगड़े के बाद मेघ के समान हृदय काश पर छा जाता है। इसके प्रतिकूल उन्हें अपने कर्तव्य को पूरा करने का संतोष था और वह पछता रहे थे कि मैंने इसमें इतना विलंब क्यों किया। इस संतोष से वह ऐसी मौज में आए कि ऊंचे स्वर में वह गाने लगे, प्रभु जी मोहि काहे की लाज, जन्म जन्म हो ही भरमायो अभिमानी बेकाज, प्रभु जी मोहि काहे की लाज। इतने में उन्हें पद्म से आती दिखाई दिए। उनके मुख से चिंता और नैराश्य झलक रहा था, मानो अभी रोकर आंसू पहुँचे हों। विट्ठलदास आगे बढ़कर उनसे मिले और पूछा, बीमार थे क्या? बिल्कुल पहचाने नहीं जाते, पद्म सिंह ने कहा। जी नहीं, बीमार तो नहीं हूँ, हाँ परेशान बहुत हूँ। विट्ठलदास ने कहा, विवाह कुशलतापूर्वक हो गया? पद्म सिंह ने कहा। छत की ओर ताक रहे थे और विवाह का कुछ समाचार न पूछे। विवाह क्या हुआ? एक अबला कन्या का जीवन नष्ट कर आए। वह इसी सुमनबाई की बहन निकली। भैया को ज्यों ही मालूम हुआ वे द्वार से बारात लौटा लाए। विट्ठलदास ने लंबी सांस लेकर कहा, यह तो बड़ा अन्याय हुआ, आपने अपने भाई साहब को समझाया नहीं। पद्म सिंह ने कहा,
अपने से जो कुछ बन पड़ा सब करके हार गया। विट्ठल दास बोले, देखिए अब बेचारी लड़की की क्या गति होती है, सुमन सुनेगी तो रोएगी। पद्म सिंह ने कहा, कहिए यह कि क्या खबरें हैं। सुमन के आने से विधवाओं में हलचल तो नहीं मची, और वे उससे घृणा तो अवश्य करती होंगी। विट्ठल दास ने कहा, बात खुल जाए तो आश्रम खाली नजर आए। पद्म सिंह ने कहा, और सुमन कैसी रहती है। विट्ठल दास ने कहा, ऐसी अच्छी तरह मानो वह सदा आश्रम में ही रही। मालूम होता है वह अपने सद्व्यवहार से अपनी कालीमा को धोना चाहती है। सब काम करने को तैयार और प्रश्नचित है। अन्य स्त्रियां सोती ही रहती हैं और वह उनके कमरे में झाड़ू दे जाती है। कई विधवाओं को सीना सिखाती है, कई उससे गाना सीखती हैं। सब प्रत्येक बात में उसी की राय लेती हैं। इस चार दीवारी के भीतर अब उसी का राज्य है। मुझे कदापि ऐसी आशा न थी। यहाँ उसने कुछ पढ़ना भी शुरू कर दिया है, और भाई मन का हाल तो ईश्वर जाने। देखने में तो अब उसका बिल्कुल काया पलट सा हो गया है। पद्म से कहने लगे, नहीं साहब, वह स्वभाव की बुरी स्त्री नहीं है। मेरी यह महीनों आती रही थी। मेरे घर में उसकी बड़ी प्रशंसा किया करती थी। यह कहते कहते झेंप गए। कुछ ऐसे कुसंस्कार ही हो गए जिन्होंने उसके यह अभिनय कराया। सच पूछिए तो हमारे पापों का दंड उसे भोगना पड़ा। हाँ, कुछ उधर का समाचार भी मिला। सेठ बलभद्र दास ने कोई और चाल चली। विट्ठल दास ने कहा, हाँ साहब, वे चुप बैठने वाले आदमी नहीं है। आजकल खूब दौड़ धूप हो रही है। 2-3 दिन हुए हिंदू मेंबरों की एक सभा बुलाई थी, मैं तो जा ना सका, पर विजय उन्हीं लोगों की रही। अब प्रबंधन के 2 वोट मिलाकर उनके पास 6 वोट हैं और हमारे पास कुल 4। हाँ, मुसलमानों के वोट मिलाकर बराबर हो जाएंगे। पद्म सिंह बोले, तो हमको कम से कम 1 वोट और मिलना चाहिए, इसकी कोई आशा है। विट्ठल दास ने कहा, मुझे तो कोई आशा नहीं मालूम होती। पद्म सिंह ने कहा, आकाश हो तो चलिए जरा डॉक्टर साहब और लाला भगत राम के पास चलें। विट्ठल दास ने कहा, हाँ चलिए, मैं तैयार हूँ। यद्यपि डॉक्टर साहब का बल्लम निकट ही था, पर इन दोनों आदमियों में से एक किराए की गाड़ी की। डॉक्टर साहब के यहाँ पैदल जाना फैशन के विरुद्ध था। रास्ते में विट्ठल दास ने आज के सारे समाचार पढ़ पढ़ाकर बयान किए और अपनी चतुराई को खूब दर्शाया। पद्म सिंह ने यह सुनकर चिंतित भाव से कहा, तो अब हमको और सतर्क होने की ज़रूरत है। अंत में आश्रम का सारा भार हम ही लोगों पर आ पड़ेगा। बलभद्र दास अभी चाहे चुप रह जाए, लेकिन इसकी कसर कभी ना कभी निकालेगा अवश्य। विट्ठल दास बोले, मैं क्या करूं, उसमें यह अत्याचार देखकर रहा नहीं जाता। शरीर में एक ज्वाला सी उठने लगती है। कहने को तो ये लोग विद्वान, बुद्धिमान, नीति परायण हैं, पर उनके ऐसे कर्म। अगर मुझ में कौशल से एक काम लेने का सामर्थ्य होता तो कम से कम बलभद्र दास से लड़ने की नौबत न आती। पद्म सिंह बोले, यह तो एक दिन होना ही था, यह भी मेरी ही कर्मों का फल है। देखूं अभी और क्या क्या गुल खिलते हैं। जब से बारात वापस आई है मेरी विचित्र दशा हो गई है। ना भूख है ना प्यास, रात भर करवटें बदलता रहा हूँ। यही चिंता लगी रहती है कि उस अभागिन कन्या का बेड़ा कैसे पार लगेगा। अगर कहीं आश्रम का भार सिर पर पड़ा तो जान ही पर बन आए।